हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या पाचन की कारक। इससे पिछली वीडियो में हमने बाइल जूस और लीवर के जो फंक्शन थे उसको डिस्कस किया, और आज जो है हम क्या करेंगे कि फिजियोलॉजी है डाइजेशन की वो पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो था हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन की, उसकी सारी स्ट्रक्चर देख लिया। हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया, हमने एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे कि पाचन किस तरीके से होता है। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ फ्रेंड्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो कि जो बाइल जूस होता है उसका कलर किस वजह से होता है, तो उसका कलर जो होता है वो बाइल पिगमेंट जो होते हैं बिलिरुबिन और बिलिविरिडीन, उसकी वजह से क्या होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे कि अडल्ट में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो उसका सही जवाब सबसे पहले नंदनी ने दिया था। तो उसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि जो अडल्ट होते हैं उनमें जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो जो होता है, हमारा लाल अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं, उसके अंदर होता है। और बच्चों के अंदर जो होता है स्टार्टिंग में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या पाचन की कारकी। तो अब बात करते हैं कि पाचन की कारकी में या फिजियोलॉजी के जो डाइजेशन होती है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मानव में 5 चरण होते हैं या 5 स्टेप्स में क्या होता है, डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन ऑफ फूड, भोजन का अंतर्ग्रहण। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंजेशन ऑफ फूड या भोजन का अंतर्ग्रहण, कि इंजेशन ऑफ फूड क्या होता है या भोजन का अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है। भोजन को ग्रहण करने की प्रोसेस जो होती है फ्रेंड्स मुंह में, उसे क्या बोलते हैं हम, अंतर्ग्रहण बोलते हैं, या प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन। अब पहला स्टेप होता है इंजेशन। अब दूसरा स्टेप बात करते हैं क्या होता है, डाइजेशन। अब हमने फूड को क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, अब वो हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ चुका है। अब उसका क्या स्टार्ट होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। और डाइजेशन हम जानते हैं कि क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स और अब्जॉर्बल जो फॉर्म होती है फूड की, उसमें क्या करना, कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तीसरी हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन। अब फूड का इंजेशन भी हो गया, डाइजेशन भी कर लिया उसको, अब उसको अब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, अब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण होना जरूरी है। तो तीसरा स्टेप होता है अवशोषण का, और अवशोषण का जो कार्य होता है या अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और बात करते हैं चौथा स्टेप कौन सा होता है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण किसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एम क्या है, फूड हम क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं। तो फूड अंदर हमने क्या, हमारी बॉडी में आ भी गया, डाइजेस्ट भी हो गया, उसका अब्जॉर्प्शन भी हो गया, तो अब उससे क्या होगा, एनर्जी जो होती है या ऊर्जा का निर्माण होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण क्या होता है, जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया है, अब उससे क्या एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं या स्वांगीकरण बोलते हैं। अभी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, अभी हम बस थोड़ी सी देर में इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब 5th स्टेप जो होता है वो क्या होता है, इजेशन होता है, बहिक्षेपण। अब देखिए, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब क्या हुआ, जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण या इजेशन बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन के डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के बाद जो अब वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है उसे बहिक्षेपण या इजेशन बोलते हैं। तो अब पहले स्टेप की बात करते हैं, इंजेशन ऑफ फूड की क्या होता है, इसकी बारे में देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। इंजेशन ऑफ फूड क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। की क्या होता है कि फूड को बॉडी के अंदर क्या करना, अभी इंजेस्ट करना, या एक तरीके से बॉडी के अंदर जो लेने की प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे, भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ह्यूमन जो होता है इंजेशन या अंतर्ग्रहण के लिए करता है, हैंड या हाथों का इस्तेमाल करता है। हाथों के द्वारा वो क्या करता है, हमारा जो माउथ होता है या जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर फूड को क्या करता है, वो इंजेस्ट करता है या अंतर्ग्रहित करता है। तो ये पहला क्या था, स्टेप था, जो हम क्या जो हमारी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का होता है। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं, डाइजेशन। ये थोड़ा लंबा चलने वाला है फ्रेंड्स,
तो अब देखते हैं डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन होता क्या एक्चुअल में, डाइजेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। कि क्या होता है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है पाचन के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, पाचन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं या जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स कि डाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, डाइजेशन हमारे लिए कंपलसरी क्यों होता है, क्योंकि अब्जॉर्ब करना है चीज़ों को हमें आगे। जो हम फूड न्यूट्रिएंट्स या फूड्स पार्टिकल्स ले रहे हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उनको आगे ऑब्जॉर्ब करना बड़ा ज़रूरी है। तो ऑब्जॉर्ब तभी होगा फ्रेंड्स जब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स या जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएं, तभी उनका ऑब्जॉर्प्शन या अवशोषण आसानी से हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स डाइजेशन बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखते हैं, अब आपको एक बात यहाँ याद रखनी है फ्रेंड्स कि डाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है केमिकल डाइजेशन और एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। क्या अंतर होता है मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में, याद रखना फ्रेंड्स। केमिकल डाइजेशन को एंजाइमेटिक डाइजेशन या एंजाइमों के द्वारा होने वाला क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो अब इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन में एंजाइम का यूज़ नहीं होता या केमिकल्स का यूज़ नहीं होता। उसमें क्या होगा, हम सीधा ही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि फूड को च्युइंग करना या चबाना। फूड को हम चबाते हैं, हमारी ओरल कैविटी में जब फूड जाता है, हमारे जब मुख गुहा में भोजन जाता है तब हम उसको चबाते हैं। चबा के उसको हम क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में या छोटे छोटे कणों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो जो इस टाइप का डाइजेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन या एंजाइमेटिक डाइजेशन क्या होता है, इसमें एंजाइमों का रोल होगा। इसमें क्या करेंगे, एंजाइम जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा दो तरीके का डाइजेशन होता है, एक तो केमिकल डाइजेशन और एक मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन को हम एंजाइमेटिक डाइजेशन भी बोलते हैं और ये एंजाइमों के थ्रू होता है। और मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है, एंजाइमों का यूज़ नहीं होता। एक बात ये ज़रूरी है कि मैकेनिकल डाइजेशन ज़रूरी क्यों है, या मैकेनिकल डाइजेशन को हम हिंदी में यांत्रिक पाचन बोलते हैं, कि यांत्रिक पाचन जरूरी क्यों है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यांत्रिक पाचन जरूरी इसलिए है, यांत्रिक पाचन के द्वारा क्या होगा, जो बड़े लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं या बड़े खाद्य जो अणु होते हैं वो छोटे खाद्य अणु में या स्मॉल क्या होते हैं फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब क्या होगा, उससे सरफेस एरिया जो होता है इंक्रीज हो जाता है, या जो सतही क्षेत्रफल होता है भोज्य कणों का वो बढ़ जाएगा, जिससे कि जो एंजाइम होंगे वो और भी बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, उन फूड पार्टिकल्स या खाद्य अणुओं पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और उसका डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस देखा हमने डाइजेशन मैकेनिकल में और केमिकल में, याद रखिएगा। और मैकेनिकल डाइजेशन जरूरी क्यों है इसे भी याद रखिएगा। अब हम देखिए डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है फ्रेंड्स। अब देखिए डाइजेशन एक तो होता है हमारा ओरल कैविटी में या मुख गुहा में, दूसरा हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक, और तीसरा हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस वीडियो में हम सिर्फ डाइजेशन इन ओरल कैविटी या मुख गुहा में होने वाले पाचन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब क्या हुआ, फूड फ्रेंड, हमने जो फूड लिया है उसको हमने इंजेस्ट कर लिया, या हमने उसको क्या कर लिया, हमारी वो कहाँ आ गया, ओरल कैविटी में या माउथ कैविटी में आ गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही फूड क्या करेंगे, हम इंजेस्ट कर लेंगे, वो हमारी ओरल कैविटी में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम च्युइंग का काम करते हैं, या जिसे क्या बोलते हैं, चबाना। तो सबसे पहले क्या होता है, फूड को ओरल कैविटी के अंदर जो होता है चबाया जाता है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड, मैस्टिकेशन बोलते हैं। मैस्टिकेशन क्या होता है अभी, च्युइंग ऑफ फूड, मतलब भोजन को चबाने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं, या प्रोसेस ऑफ च्युइंग ऑफ फूड इज नोन एज मैस्टिकेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, फूड हमारी ओरल कैविटी में आएगा, उसका क्या होगा, मैस्टिकेशन होगा, उसको चबाया जाएगा, जिससे वो क्या होगा फ्रेंड्स, जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होंगे या जो बड़े खाद्य क्या होते हैं अणु होते हैं वो छोटे खाद्य अणुओं में या स्मॉल क्या होते हैं फूड पार्टिकल्स में टूट जाते हैं।
तो अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ बात लिख रखी है यहाँ पे कि डाइजेशन इन ओरल कैविटी या मुख गुहा में पाचन। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डाइजेशन दो टाइप का होता है, एक तो क्या होता है केमिकल और एक मैकेनिकल। तो अब याद रखिएगा दोनों तरह का जो डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन भी और मैकेनिकल डाइजेशन भी, स्टार्ट कहाँ पे होता है? स्टार्ट होता है मुख गुहा में या ओरल कैविटी के अंदर। तो ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन ओरल कैविटी या बकल कैविटी। दोनों प्रकार का जो पाचन होता है केमिकल और मैकेनिकल, कहाँ स्टार्ट होगा? ओरल कैविटी में। मैकेनिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में कैसे होता है? मैकेनिकल ओरल कैविटी में या मुख गुहा में हम भोजन को चबाते हैं ना, च्युइंग करते हैं टीथ या दांतों की सहायता से, तो वो क्या हो गया? वो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन कैसे होगा? केमिकल डाइजेशन के लिए हमारी सलाइवा मिक्स होती है हमारे फूड के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर क्या आती है? सलाइवा सीक्रेट होती है ना, लार बोलते हैं जिसे, तो वो क्या करती है? केमिकल डाइजेशन करती है। अब देखते हैं किस तरीके से होता है कि मैकेनिकल डाइजेशन आपको समझ में आ गया कि ओरल कैविटी या मुख गुहा में मैकेनिकल डाइजेशन या यांत्रिक पाचन किस तरीके से होगा। अब बात करते हैं कि केमिकल या एंजाइमेटिक डाइजेशन ओरल कैविटी में किस तरीके से होता है। तो हम जानते हैं कि ओरल कैविटी में हमारी सलाइवा क्या होती है? सीक्रेट होती है। हमारे में जो तीन हमने पढ़ी थी सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ, वो क्या करती हैं? सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। अब सलाइवा में आप जानते हैं, हमें पता है, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो सलाइवा में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सलाइवा में एक तो म्यूकस होता है, एक वाटर होती है, एक सलाइवरी अल्फा एमाइलेज होता है जिसे टाइलिन भी बोलते हैं, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। और क्या होता है? थायोसाइनेट होते हैं। और बहुत सारे अलग अलग आयन होते हैं। ये कंपोजिशन था किसका? सलाइवा का। तो अब क्या होगा? जैसे ही फूड ओरल कैविटी में आया, हमने उसको क्या करा? उसका मैस्टिकेशन हुआ, उसको चबाया गया, तो उसके बाद क्या होगा? अब उसमें सलाइवा मिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हम जानते हैं फ्रेंड्स, सलाइवा के अंदर टाइलिन या क्या होता है? सलाइवरी अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है। और हम जानते हैं कि ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो अब क्या होगा? जो टाइलिन या सलाइवरी अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, या स्टार्च का केमिकल डाइजेशन किस किस के अंदर कर देता है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रीन के अंदर कर देता है। अब देखते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्च जो है वो क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करता है। तो स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फ्रेंड्स, नीट वगैरह में पूछ जाते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सबसे पहले कौन सा बायोमोलिक्यूल जो होता है उसका डाइजेशन होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? केमिकल डाइजेशन होता है। कहाँ पे होता है? ये भी याद रखिएगा, ओरल कैविटी में होता है। ठीक है ना। और कौन सा एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है उसको स्टार्ट करता है। तो ये भी याद रखिएगा, टाइलिन होता है या सलाइवरी अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करता है। याद रखिएगा इस एंजाइम को डायास्टेज भी बोलते हैं। तीन नाम हो गए इसके, टाइलिन, डायास्टेज या सलाइवरी अल्फा एमाइलेज। अब याद रखिएगा एक और बात इंपॉर्टेंट कि ये एंजाइम जो होता है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज या टाइलिन या डायास्टेज एंजाइम जो होता है pH 6.8 पर क्या करता है? बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, या हम कह सकते हैं अपना मैक्सिमम वर्क जो है ये किस pH पर करेगा? 6.8। और हम जानते हैं हमारी सलाइवा या हमारी लार का pH भी यही होता है। अगर pH इससे कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो इसकी जो क्या होगी? फंक्शन कैपेसिटी होगी या जो इसकी कार्य क्षमता होगी उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इसकी जो फंक्शन एबिलिटी होती है ये उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे फ्रेम होता है फ्रेंड्स कि क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं जब हम खाना वगैरह या फूड वगैरह लेते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? लेमन वगैरह या जो नींबू वगैरह होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है? तो फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और जो फूड एसिडिक होने की वजह से हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें या हमारी जो मुख गुहा होती है उसमें स्टार्च का डाइजेशन बढ़िया तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो ये डाइजेशन था ओरल कैविटी के अंदर। एक आपको ये याद रखिएगा डेक्सट्रीन क्या होती है? माल्टोज जो है ये तो हम जानते हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ये
डाईसैकेराइड होती हैं, ठीक है ना। ये लिमिटेड डेक्स्ट्रीन क्या होती है, डेक्स्ट्रीन याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब स्टार्च का या डाइजेशन होता है तो उसके बीच में बनने वाला एक ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है या एक मध्यवर्ती क्या होता है, पदार्थ होता है जो स्टार्च के डाइजेशन के टाइम में बनता है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स, आगे की तरफ देखते हैं, सॉरी ये अब देखिए फ्रेंड्स, ये आगे वाला पार्ट है कि ये रहा डाइजेशन ऑफ स्टार्च या ग्लाइकोजन स्टार्ट इन बकल कैविटी बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अल्फा एमाइलेज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अब क्या याद रखना है आपको, ये बात हम पहले सारी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार्च का डाइजेशन या हम एक तरीके से बोल सकते हैं ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्च भी ग्लाइकोजन भी ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई वेजिटेबल वगैरह खा रहे हैं, कोई प्लांट वगैरह मतलब ये चीज़ें खा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगी स्टार्च, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और अगर हम नॉन वेज वगैरह खा रहे हैं तो उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो ग्लाइकोजन होगा। ये दोनों ही क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इन दोनों का डाइजेशन ही कौन करेगा, सलाइवरी अल्फा एमाइलेज करेगा। और कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट होता है। यही बात मैंने हिंदी में लिख रखी है सेम टू सेम कि स्टार्च व ग्लाइकोजन का पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है। यह पाचन अल्फा एमाइलेज एंजाइम द्वारा शुरू होता है। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट होगा या सारा का सारा जो स्टार्च होगा वो कहाँ, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30% जो होता है स्टार्च जो होता है उसका डाइजेशन होता है, या 30% जो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर होता है। सिर्फ इतना ही क्यों होता है 30%? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचें कि हमारी जो ओरल कैविटी होती है या मुख गुहा होती है उसके अंदर हमारा फूड होता है वो कितने टाइम के लिए रहता है, हद मार के 5 या 10 सेकंड, इतना नहीं रहता, 2 या 4 सेकंड ही रखते हैं हम तो आजकल। तो मतलब ओरल कैविटी के अंदर फूड बहुत कम टाइम के लिए रह रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ इसी वजह से सिर्फ 30% स्टार्च होती है, 30% कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका डाइजेशन हो पाता है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, एक टर्म होती है बोलस, कि बोलस क्या होती है। तो ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है या माउथ कैविटी के अंदर होता है, फूड को च्विंग किया जाता है और उसके अंदर क्या मिक्स हो जाती है, सलाइवा मिक्स हो जाती है। तो च्विंग फूड और सलाइवरी मिक्स फूड होता है, मतलब भोजन को चबाने के बाद उसके अंदर जब लार क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो इस प्रकार का भोजन जो होता है वो एक सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस संरचना सी बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। मतलब च्विंग फूड में जब सलाइवा मिक्स हो जाएगी तो वो एक सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस सा क्या बन जाता है, सब्सटेंस सा बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो अब क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन भी हो चुका है ओरल कैविटी में, केमिकल डाइजेशन भी हो चुका है। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का ही होता है ओरल कैविटी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर नहीं होता। और याद रखिएगा वो कितने % होता है, 30% होता है। बोलस भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या होता है, केमिकल डाइजेशन हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, बोलस बन चुका है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, वो बोलस जो होगा उसको हम क्या करेंगे, स्वेलो कर लेते हैं या निगल लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, द प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्वेलोइंग इज कॉल्ड डीग्लूटेशन। याद रखिएगा, भोजन को निगलने की जो प्रक्रिया होती है उसे मेडिकल लैंग्वेज में डीग्लूटेशन बोलते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्वेलोइंग इज कॉल्ड डीग्लूटेशन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डीग्लूटेशन क्या होता है, जो भोजन को निगलने की प्रक्रिया होती है उसे हम डीग्लूटेशन बोलते हैं। अब फूड क्या हो चुका है फ्रेंड्स, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट हो चुका है, बोलस बन चुका है। अब फूड कहाँ जाएगा, ओरल कैविटी के बाद फूड क्या होता है, फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ कहाँ एंटर कर जाता है, ईसोफेगस या फूड पाइप जो होती है, ग्रास नाल जो होती है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब फूड कहाँ चला जाएगा, ओरल कैविटी से कहाँ जाएगा, पहले फेरिंग्स में जाएगा, है ना, और फेरिंग्स के बाद वो कहाँ चला जाएगा, आपका ईसोफेगस या फूड पाइप जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रास नाल बोलते हैं, उसके अंदर चला जाएगा।
वहाँ पर किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वहाँ किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है ना, तो वहाँ किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, केमिकल डाइजेशन नहीं होता। अब एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि फूड जो होता है वो फेरिंग्स और फिर कहाँ जाता है, ईसोफेगस जाता है। अब ईसोफेगस से फ्रेंड वो कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। पर हमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक में किस तरीके से जाता है, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना है। तो मैं आपको यहाँ हल्का सा बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मान लो आप, ये आप माने हमारी क्या है, ईसोफेगस है, ये हमारी ईसोफेगस है, और ये हमारा आगे की तरफ क्या आ गया, स्टमक आ गया। ये हमारा आगे की तरफ क्या आ गया, स्टमक आ गया, ये हमारी ईसोफेगस आ गई। अब फूड कहाँ से आया, ओरल कैविटी से आया और ईसोफेगस में एंटर कर गया। मान लो ये बोलस है, ये ईसोफेगस या ग्रास नाल के अंदर आ गया। तो ये फूड जो होता है क्रमानुकंचन गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, स्टमक में एंटर करता है। अब ये क्रमानुकंचन गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये आपका यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ईसोफेगस जो होती है वो क्या होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए, अब ये आपका फूड है। तो अब ये किस तरीके से स्टमक में एंटर करता है, याद रखिएगा। ये जो ईसोफेगस होती है या ग्रास नाल होती है, इसकी वॉल के बारे में पढ़ा था। इसकी वॉल में हमें पता है क्या होती है, जो मसल लेयर होती हैं वो होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक तो सर्कुलर मसल होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। हिंदी में वर्ताकार पेशियां या लंबवत पेशियां होती हैं। तो वो सर्कुलर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं, कौन सी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं, लंबवत पेशियां होती हैं, वो क्या करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और रिलैक्स होती रहती हैं। अब देखिए क्या होगा, ये फूड यहाँ पे, तो यहाँ पर जो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल होगी यहाँ वाली, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट हुई, फूड जो होगा वो आगे की तरफ स्लिप कर जाएगा और फिर ये यहाँ से रिलैक्स हो जाएगी। अब मान लो फूड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, अब फूड यहाँ आ गया, तो अब यहाँ वाली जो मसल होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फूड कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ वाली फिर रिलैक्स हो जाएंगी और फिर यहाँ वाली जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगी या लंबवत पेशियाँ होती हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर फूड आगे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मसल होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड जो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस बोलते हैं या क्रमानुकंचन गति बोलते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो ईसोफेगस होती है उसमें फूड जो होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू या क्रमानुकंचन गति के द्वारा कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है या क्रमानुकंचन गति होती है, ये क्या करती है, मैकेनिकल डाइजेशन में भी मदद करती है। ये एक तरीके का मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ये फूड को आगे की तरफ मूव तो करवा रही होती है, मतलब ये उसको साथ साथ में आगे तो लेके जाती है, पर साथ साथ में उसका मैकेनिकल डाइजेशन भी करती रहती है। उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करती रहती है, ब्रेक डाउन करती रहती है। तो ईसोफेगस में याद रखिएगा किसी भी तरीके का केमिकल डाइजेशन नहीं होगा, मैकेनिकल डाइजेशन होगा। तो अब फूड कहाँ एंटर कर जाएगा, ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू या क्रमानुकंचन गति के थ्रू स्टमक में एंटर कर जाता है और फिर वहाँ पर स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। पर स्टमक का जो डाइजेशन होता है फ्रेंड्स वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आज क्या करा है, जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है वो हमने जाना। एक तरीके से 1 मिनट जल्दी से हम इसका क्या कर लेते हैं, रीकैप ले लेते हैं या इसको एक तरीके जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है आपका सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर थर्ड स्टेप होता है आपका अब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप आपका होता है एसिमिलेशन और फिफ्थ स्टेप आपका होता है इजेशन। फिर हमने इंजेशन जाना या अंतर्ग्रहण के बारे में पढ़ा। फिर हमने पाचन देखा। पाचन में सबसे पहले हमने जाना 2 प्रकार का होता है, केमिकल और मैकेनिकल। अब मैकेनिकल पाचन जो फिर हमने पढ़ा कि 3 जगह पढ़ेंगे हम, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन पढ़ेंगे, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ओरल कैविटी के अंदर हमने पढ़ लिया है, ओरल कैविटी के अंदर मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होते हैं। और क्या होता है, दोनों ही यहाँ स्टार्ट होंगे। कार्बोहाइड्रेट का इसमें यहाँ डाइजेशन होगा, टाइलिन एंजाइम करेगा, है ना, तो वो हमने पढ़ा। फिर हमने बोलस के बारे में जाना, फिर हमने डी ग्लूटेशन क्या होता है उसको समझा।
फूड फिर क्या होगा, ईसोफेगस में चला जाएगा और ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट या कर्मानुकंचन गति के थ्रू क्या हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, आपके स्टमक में एंटर कर जाता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से फिर समझने में आई कि मैकेनिकल डाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे चबाने के द्वारा भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं, ये भी क्या करती हैं, आपके मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करती हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम जो डाइजेशन इन स्टमक है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन की कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। आप शेयर करने की कोशिश करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक से क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हमें भी क्या होता है, एक तरीके का एनर्जी सी आ जाती है और मन करता है आगे वीडियो बनाने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स।